उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के ऐलान का इंतजार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ होगा उसका सीधा असर पश्चिम बंगाल तक दिखाई देगा। लेकिन तस्वीर अब उससे कहीं बड़ी और कहीं गंभीर बन चुकी है दोस्तों, क्योंकि चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, चाहे असम का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव हो या फिर 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव हो, इस बार खेला फंस गया है दोस्तों। और ये बात मैं भावनाओं में बहकर नहीं कह रहा हूं, बल्कि अदालत के उस हस्तक्षेप के आधार पर कह रहा हूं दोस्तों, जिसने सत्ता और व्यवस्था दोनों को असहज कर दिया है। शायद आपको ध्यान होगा, पिछले दिनों अदालत ने बैलेट पेपर को लेकर न सिर्फ सुनवाई की, बल्कि जो कुछ कहा उसे हर उस व्यक्ति को सुनना चाहिए जो लोकतंत्र पर भरोसा रखता है और जो बार बार ये कहता है कि भाई भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव कराने का नाम नहीं है दोस्तों, लोकतंत्र चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की जिम्मेदारी भी है और यहीं पर पूरी व्यवस्था कटघरे में खड़ी होती है दोस्तों। अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले तक टीवी स्टूडियो से लेकर सोशल मीडिया तक एक खास तरह का शोर सुनाई देता था, बैलेट पेपर। और इसी बीच वो कंगना रनौत भी आई थी, जो बड़े आत्मविश्वास से ये समझा रही थी कि भाई चेक पर्ची वाला सिस्टम चाहिए। और दोस्तों, और आप मेरी फिल्म देख लीजिए, मैंने सब दिखा दिया है। लेकिन दिक्कत यह है कि दोस्तों फिल्में इतिहास नहीं होती और डायलॉग संवैधानिक समझ नहीं। तो इसलिए दोस्तों बैलेट पेपर और ईवीएम के फर्क को समझने के लिए सिनेमा नहीं, संविधान पढ़ना पड़ता है। और खैर, उन पर जाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। असली मुद्दा यह है दोस्तों कि बैलेट पेपर की जो मांग लगातार विपक्ष की ओर से उठाई जा रही है, उसे अब पहली बड़ी कानूनी जीत मिलती दिखाई दे रही है दोस्तों। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से जवाब तलब किया गया है। जी हाँ, मोदी सरकार से भी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से भी। और अदालत की तरफ से ये फैसला सिर्फ एक आदेश नहीं है, बल्कि ये उस डर का और बेचैनी का संकेत है जो अब सत्ता के गलियारों में साफ महसूस की जा सकती है। खासतौर पर जब अदालत ने यह तय किया कि भाई 6 हफ्तों के भीतर जवाब आना चाहिए और 6 हफ्तों के भीतर यह भी तय होगा कि भाई पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में क्या कुछ बदलेगा। तो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। आज हम आपको एक एक परत खोलकर बताएंगे कि बैलेट पेपर की ये लड़ाई सिर्फ तकनीक की नहीं, बल्कि अधिकारों की लड़ाई है। और दोस्तों, अब देखिए, बीजेपी का इस मुद्दे पर एक तयशुदा जवाब रहता है। जैसे परिवारवाद पर उनका एक तयशुदा डायलॉग है, वैसे ही बैलेट पेपर पर भी उनकी एक रटी रटाई लाइन है। उनका कहना है कि जब तक ईवीएम से बीजेपी जीतती है तब तक सब ठीक है, और जैसे ही विपक्ष हारता है तो उसे ईवीएम में गड़बड़ी दिखने लगती है दोस्तों। लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि विपक्ष कहता रहा है, जो काफी पुराने टाइम से कहता रहा है, कि हमें जीत या हार से फर्क नहीं पड़ता, हमें प्रक्रिया से फर्क पड़ता है। और प्रक्रिया अगर सवालों के घेरे में है तो उस पर बात होना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे परिवारवाद जैसे मुद्दे पर बीजेपी दूसरों पर उंगली उठाती है, लेकिन अपने घर के शीशे नहीं देखती दोस्तों। राहुल गांधी परिवारवादी, अखिलेश यादव परिवारवादी, ममता बनर्जी परिवारवादी, लेकिन बीजेपी की राजनीति में नेताओं के बेटे बेटियां किस तरह से राजनीति से लेकर बोर्ड रूम तक सेट किए जा रहे हैं दोस्तों, वो परिवारवाद नहीं है दोस्तों। बीसीसीआई से लेकर मंत्रालयों तक रिश्तेदारियों की कतार दिखाई नहीं देती। और इसलिए दोस्तों, जिन पार्टियों के सहारे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उन सहयोगी दलों में फैला परिवारवाद उन्हें नजर नहीं आता दोस्तों। चिराग पासवान का परिवारवाद नहीं दिखता, अनुप्रिया का नहीं दिखता, और प्रकाश राजभर का नहीं दिखता, टीडीपी और जेडीयू के अंदर का नहीं दिखता, नजर सिर्फ विपक्ष का आता है। बिल्कुल यही स्थिति बैलेट पेपर के मुद्दे पर हुई है दोस्तों। यहीं पर सरकार फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस बार सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं है, बल्कि न्याय सवाल की है दोस्तों। चुनाव आयुक्त की बेचैनी भी इसी तरह से है दोस्तों, क्योंकि जब से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के नियम बदले हैं, तब से ये सवाल और गहरा हो गया है कि क्या आयोग पूरी तरह स्वतंत्र है या फिर सुविधाजनक है। फैसलों का केंद्र बनता जा रहा है और व्यवस्था कुछ ऐसी बना दी गई है कि चुनाव आयोग के खिलाफ सीधे सवाल खड़े करना आसान नहीं रहा है। और यही वजह है कि अदालत का यह हस्तक्षेप बेहद अहम हो जाता है। फिलहाल मामला पंचायत चुनावों का है और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं। इसी बैलेट पेपर व्यवस्था पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई हुई और अदालत ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांग लिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अब तक ये तर्क दिया जाता था कि भाई चुनाव आयोग के फैसलों में अदालत को ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। जब मतदाता के अधिकारों का सवाल होगा तो दखल होगा। अब इसलिए असली समस्या क्या है दोस्तों, ये भी समझिए। पंचायत चुनाव में इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर पर सिर्फ चुनाव चिन्ह होते हैं, उम्मीदवार का नाम नहीं होता। और यही सबसे बड़ा विवाद है,
क्योंकि नाम न होने से मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा होती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और वहाँ जो साक्षरता का स्तर है वो अलग अलग है। बैलेट पेपर अक्सर ब्लैक एंड व्हाइट होता है, कई बार चुनाव चिन्ह आपस में मिलते जुलते होते हैं और रंग का सहारा नहीं होता, और नतीजा ये होता है कि वोट किसी और का और किसी और को पड़ जाता है। और पंचायत चुनाव दलीय नहीं होते दोस्तों। इसका मतलब ये है कि आपको बीजेपी का कमल या समाजवादी पार्टी की साइकिल नहीं दिखेगी, बल्कि हर उम्मीदवार को अलग अलग चिन्ह दिया जाता है, जैसे कि गेट, दरवाजा, घर, मकान, चूल्हा, कुछ भी। और उम्मीदवार सिर्फ समर्थित होता है, पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी नहीं। और यही वजह है कि भ्रम की संभावना और बढ़ जाती है। दोस्तों आपको एक बात बताता हूँ, तेलंगाना में आपने देखा होगा कि कैसे दलीय चुनाव न होने के बावजूद समर्थित उम्मीदवारों ने बाजी मारी। अब इसी व्यवस्था में एक बड़ा सवाल उठाया गया दोस्तों। उस समय यह मामला यह था कि नोटा का पंचायत चुनाव में न होना नोटा मतदाता का संवैधानिक अधिकार है, और फिर पंचायत चुनाव में इसे क्यों नहीं दिया जाता? ये सीधा सीधा अधिकारों का उल्लंघन है, और यही सवाल अदालत के सामने रखा गया। तो दोस्तों मैंने पहले भी कहा है कि निर्विरोध चुनाव लोकतंत्र की हार है, खासकर जब निर्विरोध जीतने के पीछे सौदेबाजी और दबाव की राजनीति हो। दोस्तों आपको एक और बात बताता हूँ, महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में से 100 से ज्यादा सीटों का निर्विरोध चुना जाना जश्न का नहीं दोस्तों, शर्म का विषय होना चाहिए। क्योंकि जब मतदाता के पास विकल्प ही नहीं होगा तो चुनाव का मतलब क्या रह जाता है? अगर कोई प्रत्याशी आखिरी वक्त पर नामांकन वापस ले या किसी दबाव में बैठ जाए तो ये सिर्फ पार्टी से गद्दारी नहीं है, ये मतदाता के अधिकारों की गद्दारी है, और ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में दोबारा नामांकन की व्यवस्था करे, चुनाव आयोग को ये बात समझनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, और इसी वजह से लोकतंत्र खोखला होता जा रहा है। अब हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में 6 हफ्तों का वक्त दिया है, और यह वक्त बहुत अहम है, क्योंकि पंचायत चुनाव से ठीक पहले अगर व्यवस्था बदलती है, अगर बैलेट पेपर पर नाम छपते हैं, अगर नोटा का विकल्प आता है, तो ये पूरे चुनावी गणित को बदल सकता है दोस्तों। और यही वजह है कि टेंशन साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि निर्विरोध चुनावों का आसान रास्ता बंद होता है। और अब दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि बीजेपी का कोई और पार्टी जीतेगी या हारेगी, सवाल ये है कि जनता को उसका पूरा अधिकार मिलेगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। अब सवाल ये है कि जो ये चुनाव होने वाले हैं उसमें नोटा लागू करने और बैलेट पेपर पर प्रत्याशी का नाम छापने की मांग वाली ये जनविधि आज का सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये ग्रामीण भारत की आवाज़ है। ये उस मतदाता की आवाज़ है जिसे अब तक ये कहकर चुप करा दिया गया कि भाई पंचायत चुनाव छोटे चुनाव हैं। लेकिन दोस्तों लोकतंत्र में कोई छोटा चुनाव नहीं होता, क्योंकि लोकतंत्र की जड़ें गांव से ही मजबूत होती हैं। न्यूज 18 समेत कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, और जब जवाब देना सरकार और आयोग दोनों की मजबूरी है। ये व्यवस्था अब तक क्यों नहीं थी और आगे क्यों नहीं होनी चाहिए, या फिर क्यों नहीं होनी चाहिए, और अगर इस बार व्यवस्था बदली तो ये तय राजनीति की जमीन खिसकेगी, क्योंकि अब वोट देना सिर्फ औपचारिकता नहीं रहेगा बल्कि वास्तविक विकल्प बनेगा, और यही लोकतंत्र की असली जीत होगी। इसलिए दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि बैलेट पेपर की ये लड़ाई ईवीएम बनाम बैलेट की बहस से कहीं आगे निकल चुकी है, और ये अधिकार बनाम सुविधा की लड़ाई है, ये जनता बनाम व्यवस्था की लड़ाई है। और अदालत ने फिलहाल जनता के सवालों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि 6 हफ्तों बाद जवाब क्या आता है, और क्या सच में लोकतंत्र को थोड़ा और मजबूत किया जाता है, या फिर एक बार फिर सब कुछ पुराने ढर्रे पर चलने की कोशिश होगी। तो दोस्तों मैं तो आपके साथ मुकेश पाध्याय। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।